नमस्कार बच्चों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल बालाजी मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपको रियल नंबर पढ़ा रहा था, उसका एक क्लास चला है। अगर जो भी विद्यार्थी हैं जो एक पहले क्लास नहीं देख पाए हैं, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। आज के क्लास में हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तक आपको बता चुका था, रियल नंबर से भी आपको अवगत करा चुका था। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म शब्द जो है वो, यह जो शब्द है एल्गोरिथ्म शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बार बार दोहराना। किसी भी प्रक्रिया को बार बार दोहराना ही एल्गोरिथ्म कहलाता है। और क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग पढ़े हैं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसको देखना है। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका हमने पढ़ा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, उस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहना ही एल्गोरिथ्म कहलाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस एल्गोरिथ्म के माध्यम से हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे दिए गए दो शब्दों का, ये दिए गए दो अंकों का हम HCF ज्ञात करते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें समझना है, जैसे मान लिया कि दो संख्या है हमारा, एक संख्या है a बराबर 861 और b बराबर 255। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। a बराबर 867 और b बराबर 255। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के में हम लोग इसको लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a कितना होगा 867, b 255। अब q हमें निकालना है, तो q कैसे निकालेंगे, 867 में 255 से भाग देंगे, भाग 3 बार में लगेगा, कितना होगा 765। इसको जब हम घटाते हैं तो आएगा 102। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमें बताया गया था कि सिर्फ हम a बराबर बी क्यू प्लस आर ज्ञात करेंगे, है ना, जिसमें r का मान क्या होता है, r का मान भाजक से कम होता है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि 255 गुने 3 प्लस 102। यहाँ तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन यहाँ से आगे की प्रक्रिया जो होगी वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगा। और वो इसलिए होगा कि हमें इन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बार बार दोहराने की आवश्यकता होगी। और ये प्रक्रिया हम बार बार कैसे दोहराएंगे ये हमें समझना है। आप और कब तक दोहराएंगे ये भी समझना है। कब तक दोहराएंगे, जब तक r का मान 0 ना हो जाए। r बराबर 0 जब तक ना हो जाए तब तक हमें यह प्रक्रिया दोहराते रहना है। अब कैसे दोहराना है तो हम देखेंगे, जैसे मान लिया अभी जो है ये समझ लें कि ये पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप हम इसको ले रहे हैं, जिसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्योंकि r बराबर 0 नहीं आया तो हमें अगला स्टेप लेना होगा, दूसरा स्टेप लेना होगा। उस दूसरे स्टेप में आपको ध्यान देना है कि पहले स्टेप का जो b होगा, b
आप ध्यान दीजिए इसको, पहले स्टेप का क्या है, बी, ये बी, ये पहले स्टेप का जो बी है दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और पहले स्टेप का जो आर होगा वह दूसरे स्टेप में बी बन जाएगा। ये आपको समझना है, हर अगला स्टेप में यह प्रक्रिया करना है। पहले स्टेप में क्या था, बी जो था 255 था, दूसरे स्टेप में यह बी आपका क्या बन रहा है, ए बन रहा है। बी क्या बन रहा है, ए बन रहा है, और आर क्या बन रहा है, बी बन रहा है। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम ये देखेंगे कि 102 में हम भाग देंगे कितना, 255। अब कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। कितना होगा, 204 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 51 बचेगा। तो फिर इसी चीज को हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कर देना है। 102 गुने 2 प्लस 51। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरे स्टेप में भी r बराबर 0 नहीं हो रहा है, तो जब r बराबर 0 नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे, अब फिर दूसरे स्टेप का जो b होगा वो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और दूसरे स्टेप का जो r होगा वो b बन जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, इससे हम अगर भाग लगाते हैं तो 2 बार में लगेगा, और 2 बार में आपको ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो r का मान कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे ही r का मान 0 आता है वैसे ही हम यह समझ लें कि a बराबर 867 और b बराबर 255 का जो मासा हम लोग ज्ञात कर रहे थे, जो मासा ज्ञात कर रहे थे उसकी प्रक्रिया समाप्त हो गई। r बराबर 0 आया, इसके आगे हमें नहीं जाना है। तो जिस स्टेप में r बराबर 0 मिल जाए उस स्टेप का b, जिस स्टेप में r बराबर 0 मिल जाए उस स्टेप का b मासा होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो चरण है उसमें हमें क्या मिल गया है, r बराबर 0 मिल गया है। तो जिसका r बराबर 0 मिला उस चरण का b क्या है, 51 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मासा बराबर 51। आपको इसको समझना है। एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण 135 और 225 का मासा ज्ञात करें। अब यहाँ देख लीजिए, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 225, ए बराबर 225 होगा। बी बराबर
135। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए कितना है 225, बी कितना है 135। अब हमें क्यू और आर ज्ञात करना है, क्यू और आर ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिर से क्या करेंगे, 135 में से भाग देंगे हम लोग 225 में। 135 225 कितना बार में लगेगा, एक बार में। 135 घटाने पर क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा, 135 गुना 1 और जोड़ 90। अब क्योंकि यहाँ r बराबर 0 नहीं मिला है, तो फिर हम लोग अगला चरण करेंगे। तो अगले चरण में क्या होगा, अगले चरण में पहले चरण का जो b होगा वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और पहले चरण का जो r होगा वो क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। फिर से इसमें भाग लगेगा। अब जब फिर से भाग लगाएंगे तो फिर ये एक बार में ही लगेगा, तो एक बार में इसको लगा देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। देख लीजिए 90 135 में हम भाग देते हैं एक बार में, 90 शेष क्या होगा 45। तो यहाँ r बराबर क्या मिल रहा है, हमारा 45 मिल रहा है। अभी भी r हमारा 0 नहीं आया है, तो जब r बराबर 0 नहीं आया है तो फिर हम अगला चरण में जाएंगे। तो अगला चरण में क्या करेंगे, अगले चरण में पुनः इसका जो b होगा वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और r क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। कितने बार में, 2 बार में लगेगा, r क्या हो जाएगा 0। अब r जैसे ही r 0 हुआ, हमने पहले ही बता चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको कि जिस चरण में r बराबर 0 होगा उस चरण का जो b होगा हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। मासा बराबर क्या हो जाएगा 45, मासा बराबर 45 हो जाएगा। मासा बराबर 45, ठीक है। हम एक उदाहरण और समझते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। अच्छा, याद रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का जो भी प्रयोग होगा वो 3 संख्याओं में नहीं होगा, 2 संख्या में होगा। और जब 2 संख्या का मासा हम निकाल लेंगे तब उसके मासा से तीसरी संख्या में मासा निकालेंगे, तो फिर उसका ज्ञान हम कर सकते हैं। अभी एक उदाहरण हम आपको और देते हैं। एक है, आपको क्वेश्चन है कि 455 और 42 का मासा ज्ञात करें। मासा ज्ञात करें। यहाँ हमारा a बराबर कितना मिलता है, a बराबर 455, b बराबर 42, फिर से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 455 बराबर 42 गुने। अब इसमें फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कैसे भाग करेंगे, यहाँ देखिए
एक बार 42 3 0। अब आप देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, 42 गुने 10 जोड़ 35। ठीक है। फिर अगला स्टेप, क्योंकि r बराबर 0 हमारा नहीं आया, इसलिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, b को a में बदल देंगे और r हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगला प्रक्रिया जो करेंगे वो किस में देंगे भाग, 42 में। एक बार में कितना होगा, 7। ठीक है। तो 35 गुने 1 जोड़ 7, क्योंकि r अभी तक 0 नहीं हुआ है, इसलिए फिर अगली प्रक्रिया तो क्या लेंगे, 35 बराबर r7 गुने 5 जोड़ 0। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही r बराबर 0 आया तो उसी चरण का जो b होगा वो मेरा क्या होगा, मासा होगा। बिहार बोर्ड में इस तरह का प्रश्न एक प्रश्न पूछता है, 1 या 2 नंबर का प्रश्न होगा जो आपसे पूछेगा। अब इसी चैप्टर में हम अगला जो आपको बताने जा रहे हैं, इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पर ही आधारित प्रश्न है, जो आपको कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है। वो क्या है, वो इसको देख लें। आपसे प्रश्न पूछेगा कि दिखाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको सोल्व करने के पहले हमें इस बात का ध्यान देना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किसी भी संख्या में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या में अगर 2 से गुना कर दिया जाए, 1 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 मिलता है, 3 में 2 से गुना कर दें 6 मिल जाए, 5 में 2 से गुना कर दें 10 मिल जाए, 4 में 2 से गुना करें 8 मिल जाए। यानी किसी भी परिस्थिति में अगर किसी भी संख्या में हम 2 से गुना कर रहे हैं, जीरो छोड़कर, तो हमको कौन सा संख्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। और प्रत्येक सम संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो हमेशा हमें क्या मिलता है, आप देख सकते हैं। 2 में 1 जोड़ देंगे क्या मिलेगा, 3, 6 में 1 जोड़ दें 7, 10 में 1 जोड़ दें 11, 8 में 1 जोड़ दें 9। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि किसी भी पूर्णांक में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में अगर 2 से गुना कर दिया जाए
तो सम संख्या प्राप्त होता है, और सम संख्या में 1 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होता है, ये आप जानते हैं। अब हम लोग यहाँ आएंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही इसको प्रमाणित किया जाएगा। ये इस तरह के प्रश्न में आप हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप ये प्रश्न बनाना शुरू करें तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा b का जो मानना होगा वो ध्यान देना होगा कि यहाँ जो किस रूप में व्यक्त किया जा रहा है। प्रश्न में क्या 2q, यहाँ पर 2q, यहाँ 2q + 1। तो आप हमेशा प्रयास कीजिए, आप दिमाग रखिए कि किसी भी परिस्थिति में r बराबर हम लोग ये b बराबर हम लोग हमेशा 2 लें। जैसे हम लोग इसको बनाने का प्रक्रिया करते हैं, माना कि कोई पूर्णांक a है तथा b बराबर 2। अब b बराबर 2 इसलिए लिया क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर 2q की चर्चा की गई है। अगर यहाँ पर 3q का चर्चा रहता तो b बराबर हम 3 लेते, 4q, 8q, 9q, 10q किसी भी प्रकार, तो हम b बराबर उतना ही लेते। तो यहाँ जो रहे वही b बराबर आपको लेना है। अब आप ध्यान दीजिए, b बराबर 2, जब b बराबर हम 2 लेंगे तो r का मान क्या होना चाहिए, ये आपको सोचना होगा। और r का मान क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि r का मान हमेशा b से कम और 0 के बराबर होता है। b से कम और 0 के बराबर होता है। यहाँ b बराबर कितना लिए हैं, 2 लिए हैं। इसका मतलब हुआ कि r का मान क्या होना चाहिए, r बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, है ना। b से कम हो गया और 0 के बराबर हो गया, तो क्या होगा, g से कितना कम होगा, 0 और 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग ये करते हैं, इसको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे कि b बराबर 2 इसलिए माना कि प्रश्न में 2q का चर्चा है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर bq + r, ठीक है। अब यहाँ क्या लिए हैं, r बराबर क्या ले रहे हैं, r बराबर 0 लेने पर, r बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, a बराबर b बराबर कितना है, 2, q + 0 बराबर 2q, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि q एक धनात्मक पूर्णांक है ना, q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 2q एक क्या होगा, सम संख्या होगा, ठीक है। यानी a बराबर 2q क्या हुआ, एक सम संख्या हुआ। r बराबर 1 लेने पर a बराबर 2q + 1 हो जाएगा, r के जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्योंकि 2q एक क्या है, सम संख्या है,
तो हमने अभी अभी चर्चा किया था कि किसी भी सम संख्या में एक को जोड़ देने पर वो कौन सा संख्या बन जाता है, विषम संख्या बन जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि 2q एक सम संख्या है, सम संख्या है, अतः 2q + 1 विषम संख्या होगा। ठीक है ना, विषम संख्या होगा। अब यहाँ पर हम इसको हम लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होगा एवं विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। इससे ज़्यादा जो भी हम लोग जब चैप्टर बनाएंगे, जब एक्सरसाइज में बनाएंगे तो हम इसका और सा बहुत सा हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी हम इस क्लास में एक टॉपिक आपको अभी और बता देते हैं। उसका है, उस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। उस टॉपिक को कहेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण पहले देख लें। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे मान लिया 10 को देखिए इस तरह से 2 और 5। 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 10 को तोड़ सकते हैं 2 × 5 के रूप में। एक और लेते हैं, जैसे 32 को लें तो क्या हो जाएगा? 16, 8, 4, 2 और 2। अब इसको हम लोग कैसे 32 को कैसे लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है। उसी प्रकार से 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी यही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय का मतलब यहाँ पर ये होता है सिर्फ क्रम चेंज ना हो। जैसे मान ली 10 को हम लोगों ने लिखा 2 × 5, इसको हम 5 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 भी इसमें एक ही है और 2 एक ही है। 5 × 2 या 2 × 5 कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि 5 × 2 × 3 कर दें। हमारा आधारभूत प्रमेय यही बतलाना चाह रहा है कि 5 × 2 बराबर ही 10 होगा, 2 × 5 बराबर ही 10 होगा। 32 को हम 2 × 2 × 2 × 2, यानी इसको हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। इसको क्रम को चाहे जैसे भी चेंज कर दें, यहाँ मिलेगा हमको 2 के पावर 5 ही। 15 3 × 5 ही कर सकते हैं, ये 5 × 3 ही कर सकते हैं। यही हमारा आधारभूत प्रमेय बताता है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। 15 को तोड़े तो 3 × 5 के रूप में तोड़े। तो किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं। तो वो कैसे तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ सकते हैं किस संख्या को? भाज्य संख्या को। किस संख्या को? भाज्य संख्या को। एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं
ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए इसको कितना से लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 2 पंचे 10, 0, 2 चौको 8, 0। फिर कितना से लगेगा, 2 से, 25 दूनी 50, 20 दूनी 40। फिर कितना लगेगा, 2 से, कितना लगेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12 और 0। फिर 2 से लगेगा, 2 6 12, 2 3 6 और 0। फिर 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 6 3 9, 3 से लगेगा, 3 0, 3 5 15। फिर 3 से लगेगा, 3 3 9, 1 10, 3 5 15। और फिर 5 से लगेगा, 5 7 35। अब आप ध्यान से इसको देखिए, 1080, ये 10,080 को हम अगर व्यक्त करें तो कैसे व्यक्त करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 गुने 5 गुने 7। इसको अगर हम घात के रूप में व्यक्त करें तो क्या होगा, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। आधारभूत प्रमेय कहता है कि इस 10,080 को सिर्फ और सिर्फ इसी रूप में व्यक्त किया जा सकता है, भले इसका क्रम हम चेंज कर दें। क्रम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 गुने 5 गुने 3 स्क्वायर और गुने 2 के पावर 5। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इस क्रम में लिखें या इस क्रम में लिखें, इसका मान इतना ही होगा और इसका अभाज्य गुणनखंड इतना ही होगा। ये अभाज्य गुणनखंड हुआ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के माध्यम से। ठीक है, इसी को हम एक और तरीका से व्यक्त कर सकते हैं, जिसको गणित की भाषा में गुणनखंड वृक्ष कहा जाता है। वो कैसे हम कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखिए। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, दो और भाग देने पर कितना आया था, 50 40। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 50 40। पुनः हम लोग किससे लगाए थे, 2 से लगाए थे। कितना आया था, 25 20। 25 20। फिर कितना से लगाए थे, 2 से। कितना आया था, 12 60। 12 60। फिर लगाया कितना से, 2 से। फिर कितना आया, 36। फिर 2 से कितना आया, 3 15। फिर यहाँ कितने से लगाए, 3 से। कितना आया, 105। और इसमें फिर कितना से लगा, 3 से। कितना आया, 35।
अब फिर इसको कितना हुआ, 5 और 7। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम गुणनखंड वृक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गुणनखंड वृक्ष। ठीक है ना, गुणनखंड वृक्ष क्या बोला जाता है, गुणनखंड वृक्ष। इस प्रक्रिया को गुणनखंड वृक्ष बोला जाता है। हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे, आधारभूत प्रमेय के द्वारा इसको गुणनखंड करेंगे और इसके बाद इसको हम गुणनखंड वृक्ष के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा। एक टॉपिक पढ़ा अंक गणित का आधारभूत प्रमेय और दूसरा टॉपिक था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोगों ने HCF निकालना भी सीखा। ठीक है, और इसके अंकगणित आधारभूत प्रमेय के माध्यम से हम लोगों ने गुणनखंड करना भी सीखा। हम लोग अगली कक्षा में, जो आगे का कक्षा होगा, उसमें विस्तृत रूप से इस चैप्टर का जो भी आपका ये होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। और एक चीज़ आज हम और देख लेते हैं, वो क्या है कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसमें थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक हम लोग लेते हैं कि प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जानने से पहले हम लोग प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना जान लें, और उसके बाद उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा अगले क्लास में होगी। बस आज हम लोग प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता क्या है, इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कुछ उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे हम एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण 1/2, एक उदाहरण लेते हैं 1/3, एकदम छोटा छोटा उदाहरण। एक उदाहरण लेते हैं 1/4, एक उदाहरण 1/5। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं 1/8, एक लेते हैं 1/6। बस अभी इतना ही पर चलते हैं। इसको अगर हम दशमलव रूप में व्यक्त करना सीखें तो हमको बचपन से बताया गया होगा, हम लोग जानते भी हैं कि दशमलव रूप में किसी भी भिन्न को, किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव रूप में बदलना चाहें तो उसके हर से अंश में भाग दिया जाता है। अब 1/2 को अगर हम दशमलव के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करें तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। भाग नहीं लगने पर 0। उसके बाद क्या बैठाते हैं, दशमलव। अब दशमलव बैठाने के बाद आपको अधिकार मिल जाता है कि इस पर एगो क्या बैठा दें, हम 0 बैठा दें, तो 2 पंजा 10 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पूरा कट गया, शेष नहीं बचा। अगला हम चलते हैं 1/3। 3 से भाग देंगे, इसमें देंगे, 1 में देंगे। नहीं भाग लगेगा शुरू में तो क्या देंगे, 0। उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पुनः शेष क्या बचता है, 1 बचता है। फिर हम 1 पर 0 बैठा सकते हैं, तो 3 तिहाई 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर 0 बैठाएं, फिर 3 तिहाई 9। इसका मतलब कि ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अभी हम लोग इस पर विशेष नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम यही देखेंगे। बाकी हम अगले क्लास में जानेंगे कि ये जो हुआ था इस पर क्या, अगले क्लास में फिर से हम चर्चा इस पर करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको, 1/4। 0 बार में दशमलव 0, 4 दूनी 8, शेष कितना बचा, 2, 0, 4 5 20, कट गया। 1/5, 5 से 0, 5 दूनी 10, 1/8, 8 से
0 एक बार में, एक बार में 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक बार 0 बैठा देंगे तो 8 पंच 40। अभी हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही अभी हम लोग देखें कि कैसे हम दशमलव में बदल सकते हैं। इसको हम अगले क्लास में रेगुलर करेंगे, इस पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसके लिए हम यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज आपको हमने जो बताया है वो समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।